तो क्या क्या कर लिए थे? दो फेज हम लोग कर लिए थे। पहला रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, दूसरा फेज था फिजिबिलिटी स्टडी का। थर्ड फेज होता है एनालिसिस। थर्ड फेज क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं? आपसे कुछ पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालाइज करना है। एनालिसिस जैसे कहा जाता है कि इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया कि बच्चे फर्स्ट डिवीजन, इतने बच्चे सेकंड डिवीजन, इतने बच्चे क्यों फेल हो गए। रिजल्ट आता है सीबीएसई का, रिजल्ट आता है गवर्नमेंट की वैकेंसी का कि कट ऑफ कितने पर गया, यूपीएससी का, यूपीएससी में 2 लाख लोगों ने दिया, आईएएस इतने लोग सेलेक्ट हुए पूरे इंडिया में। तो हम क्या एनालिसिस करते हैं कि कितने लोग सफल हुए, कितने में। जैसे बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम हुआ, 10 लाख बच्चे बैठे या 15 लाख बच्चे बैठे, कितने बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन अचीव किया, कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन अचीव किया। ये क्या हुआ? एनालिसिस होता है। हर कंपनी, मोबाइल कंपनी एनालिसिस करती है कि इस महीने रिलायंस जियो से कितने लोग अटैच हुए, कितने लोग डी अटैच हो गए, बीएसएनएल से कितने लोग अटैच हुए, कितने लोग डी अटैच हो गए, कितने लोग एयरटेल से जुड़े, कितने लोग डी अटैच हो गए। तो ये क्या होता है? एनालिसिस होता है। आज सबसे ज्यादा किस कंपनी से लोग मतलब निकल रहे हैं आज के डेट में? किस कंपनी के मोबाइल को, सिम को लोग ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे में, एयरटेल में, बीएसएनएल में? क्यों? तो जियो एक तो रेट बहुत ज्यादा टाइट हो गया जिसके चलते भी लोग परेशान है कि उतना दे रहे, लेकिन एयरटेल का अच्छा है सर्विस। और आइडिया का सर्विस कैसा है? ओके, तो एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की एनालिसिस करना। सॉफ्टवेयर की एनालिसिस करना। सॉफ्टवेयर की एनालिसिस का मतलब जो सॉफ्टवेयर है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग का मतलब, एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एडवांटेजेस है। देखो, चाहे एग्जिस्टिंग सिस्टम हो या कैंडिडेट सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर शॉर्ट कमिंग्स नहीं होती, डिसएडवांटेजेस नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ अच्छाइयां नहीं होती, एडवांटेजेस भी होती है, एडवांटेजेस भी होती है, तो नहीं होती तो क्या हम नया सिस्टम बनाते? अगर पुराने सिस्टम में मतलब ट्रबल नहीं हो, प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो हम नया सिस्टम डेवलप करेंगे? नो सर। तो सॉफ्टवेयर में हम एनालिसिस करें कि सॉफ्ट इसमें क्या क्या चीज, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या जनरलाइजेशन चाहिए। आप लोग से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। आईटी इंडस्ट्री में काफी यूज होता है ये टर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन? और कोई बच्चा बच्ची को बताएगा? जनरलाइज का मतलब है कि जो मार्केट का स्टैंडर्ड है सब एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन में कोई कुछ अलग तरीके से सोचना है। सर स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है सर कि जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं सर उसको और रिफाइन करना, और सर उसको सर जो भी जनरलाइज्ड सिस्टम है उसको रिफाइन करके उसके स्पेसिफिक चीजों को बनाना। सर जैसे डीबीएमएस में होता है ना सर कि अगर कोई मान लेते हैं कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर एंटिटी सेट है तो उसको सर फर्दर उसको हम लोग सर स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करा सकते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह। और यही सर अगर जनरलाइजेशन की बात करें तो सर जब पार्ट टाइम एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय को कंबाइन करते हैं एम्प्लॉय मिलेगा तो वही जनरलाइजेशन का।
सिंपल सी बात समझिए, जनरलाइज मतलब आपकी तबीयत खराब होती है, सर्दी खांसी बुखार, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरलाइज है वो एक ओवरऑल सब चीज का दवाई एट द इंस्टेंट मोड वो दे सकता है, उसे कहेंगे जनरलाइज। अगर एमबीबीएस की डिग्री है तो डॉक्टर जनरलाइज है। स्पेशलाइजेशन का मतलब कोई डॉक्टर अगर आंख का है, कान का है, नाक का है, गला का है, ऑर्थोपेडिक है, हार्ट का डॉक्टर है, कार्डियक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक स्पेशलाइज्ड है, वो एक स्पेशलाइज्ड है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप सी भी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस भी, जावा भी, पाइथन भी, सब कुछ आप पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही आप जॉब करना किसी टेक्नोलॉजी पे शुरू किया, आप किसी इंडस्ट्री में जुड़े, आपको जावा पे वहां 5 साल आपने काम किया, आपने 5 साल वर्क किया वहां, तो आपका एक्सपीरियंस किसमें हो जाएगा? जावा। आप दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो क्या बोलोगे कि मुझे सी भी आती है, मैं सी पे आया हूँ नौकरी देने, तो आपका फिर वही जनरलाइजेशन जब तक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर डोमेन पे आपने मोर देन 5 इयर्स 10 इयर्स काम कर लिया, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड फॉर यू, तो वो हुआ स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ओवरऑल, स्पेशलाइजेशन का मतलब पार्टिकुलर। तो सॉफ्टवेयर का जब एनालिसिस करते हैं तो मोर ऑब्वियस है कि जनरलाइज्ड फॉर्म में एनालिसिस हम कर लेते हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए कैसे, इसमें कितने टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, एनालिसिस पॉइंट से ये भी होता है। अच्छा, हम एक एक चीज का एनालिसिस क्यों करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स क्यों करते हैं? रिसोर्सेज को बता, क्योंकि आपने सुना होगा प्रोसेस और थ्रेड में एक अंतर होता है कि प्रोसेस हैवी वेट होती है और थ्रेड लाइट वेट होती है। तो लाइट और इसमें एक कंसेप्ट है कि अगर आपका प्रोसेस लाइट वेट होगा, जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन आप बनाए हैं, अगर वो लाइट वेट है तो उसको चलने में बहुत आसानी होती है। चलने में क्या होता है? बहुत आसानी होती है, उसको चलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रोसेस आराम से चल लेता है। वो प्रोसेस क्या करता है? आराम से चल लेता है, तो वो हो जाता है लाइट वेट। क्या हो जाएगा? लाइट वेट। तो हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन लाइट वेट बने। क्यों लाइट वेट बने? उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। जैसे व्हाट्सएप यहाँ सब लोग यूज करते होंगे, जीमेल सब लोग यूज करते हैं, या फेसबुक सब लोग यूज करते हैं। आप फेसबुक पे देखेंगे जो आप कमेंट लिखते हो, कमेंट आसानी से दिख जाता है, कमेंट आसानी से दिख जाता है, लेकिन जब आप इमेज शेयर करते हैं, अगर इंटरनेट की स्पीड कमजोर है तो क्या इमेज दिखती है जल्दी? वीडियो दिखती है जल्दी? नहीं, क्योंकि वो हैवी वेट है। टेक्स्ट के बनिस्पत क्या है? वो टेक्स्ट आपका इजी है, लाइट वेट है, और वो हैवी वेट। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हम ऐसा एनालाइज करें कि इजीली आपके मशीन पे चले। उसके लिए एनालिसिस टीम में होते हैं कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। 3 लोग का काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करें, और वो लोग काफी अच्छा पैसा लेते हैं सैलरी। और एनालिस्ट वही बनते हैं जो जिनका काफी अनुभव, सॉफ्टवेयर में लंबा अनुभव रहता है, उन्हीं को एनालिस्ट कंपनी बाद में बना देती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा बने जो मार्केट के लिए फेवरेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल हो। तो इसमें क्या करते हैं? एनालिसिस में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। डिटेल्ड का मतलब एक एक डिटेल चीजों को देखने का काम हम लोग करते हैं। डिटेलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, डिटेलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद 4th टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिजाइन। 4th टर्म क्या होता है? डिजाइन। डिजाइन क्या होता है? सर किस मॉडल पे बेस्ड है हमारा सॉफ्टवेयर? डिजाइन का मतलब क्या होगा? डिजाइन हम बोल दिए कि सॉफ्टवेयर का एनालिसिस हो गया भाई, फिर हम लोग डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब सर मॉडल जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया सर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स। अच्छा, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए। पढ़े जरूर होगे, 3rd ईयर में आ चुके हैं। नहीं पढ़े, सिलेबस में पहली बार हम सुन रहे हैं कि नहीं? नहीं है, बीएससी आईटी का पढ़ यहाँ पढ़। बीएससी आईटी। अब बताओ क्या सर? टाइप्स ऑफ मॉडल्स।
आप कोमल, कौन बच्चा बताएगा एक्सेप्ट विनायक? प्रीमिस में क्या बोल रहे हो? वो चीज अलग है भाई मेरे, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल लो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल लो, इसके मैं मॉडल्स आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोगों को कोई बच्चा बताएगा? नेट से ही देख के बताओ, कुछ नकल करके ही बताओ कि क्या होते मॉडल्स। काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री में, यही सब पे काम ही होता है। आप कोडिंग का देखो, कोडिंग अगर 1 महीने होगा तो बाकी काम 6-7 महीने यही सब चलता है। एनालिसिस, डिजाइन, रिक्वायरमेंट। कोडिंग तो तुमको मिला कि 10 टेक्स्ट बॉक्स बना देना, धड़ाधड़ बना के बैठ जाओगे 1 महीने के अंदर। डेटाबेस बनाना बना के बैठ जाओगे। एनालिसिस, डिजाइन सबसे ज्यादा टाइम खाता है ये सब चीजें, क्योंकि प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया ना तो फिर कोडिंग का क्या मतलब रह जाएगा। एजाइल, आईटी इंडस्ट्री आज के डेट में एजाइल मॉडल पे काम कर रही है। आईटी इंडस्ट्री डेवऑप्स मॉडल, डेवऑप्स का मतलब हम बता रहे हैं डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, क्लाउड में मदद करता है। क्लाउड का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डेवऑप्स। पर एजाइल में क्या होता है, सुविधा उसमें कैसे बता देंगे, पहले इसको करते हैं। डिजाइनिंग में क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय डिजाइनिंग? किसी मॉडल में सर हमारा सॉफ्टवेयर चेंज होगा। डिजाइन में हम क्या करते हैं कि एनालिसिस हमने कर ली सॉफ्टवेयर की, क्या करते हैं? एनालिसिस कर ली। एनालिसिस जो डिजाइन पार्ट में हमको ये देखना है कि ये विंडो हमारा बन रहा है, यूजर इंटरफेस मेरा ये बन रहा है, कि हमारा यूजर इंटरफेस बन रहा है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मान लेते हैं ऐसा यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं, जैसे पीटीयू का ही हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, पीटीयू का वेबसाइट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में क्या होगा, अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी बच्चे से हमें इनपुट लेना है, किसी स्टूडेंट से हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो कितने फील्ड्स इसमें चाहिए जो हम बच्चों से इनपुट ले सकें। तो डिजाइनिंग मॉडल में, एनालिसिस मॉडल में क्या होता है कि एनालिसिस मॉडल में छान के जो आता है कि क्या एक्चुअल में चाहिए। एनालिसिस मॉडल के बाद हम लोग को ये डिटेलिंग में कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। तो उसमें डिजाइन करेंगे कि हाँ भाई नेम चाहिए, नेम के लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए। फादर नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, तुम जोड़ लेना बात। आधार नंबर चाहिए, आज के डेट में सबसे बड़ा चीज यही है, आधार नंबर। पैन कार्ड चाहिए, सिग्नेचर, फोटो, सबमिट बटन, कैप्चा बटन, ओके मिनट। मतलब आप ये एनालिसिस टीम में डिसाइड कर लेती है, जो एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, वो डिसाइड कर लेते हैं कि डिजाइनिंग फेज में क्या क्या चीज हमें चाहिए, क्या क्या चीज हमें चाहिए। तो आपको लगा कि इसमें 10 टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए, 10 लेवल चाहिए, 4 बटन्स चाहिए, जिसमें 4 बटन क्या होगा, एक होगा सबमिट बटन, एक होगा रीसेट बटन, एक होगा कैंसिल बटन, एक बटन किसी और ऑपरेशन के लिए प्रीव्यू देखना है। जो फॉर्म भरे आप, जब फॉर्म भरे
तो कहीं कहीं सबमिट से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है Yes. कि आपने जो भरा है उसको एक बार आप सबमिट करने से पहले देख लो कि आपने भरा है वो सही है या, क्योंकि भरने की जल्दी में कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। तो प्रीव्यू बटन हुआ, तो ऐसे इस तरीके से मल्टीपल बटन्स भी डेवलप हुए। तो ये सब चीजें एनालिसिस फेज में की जाती है कि हाँ भाई सबमिट करने के बाद क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टीम बैठी रहती है। अच्छा, सबमिट के बाद ऐसा नहीं कि कैंडिडेट गलत भर दिया तो प्रीव्यू बटन एक दे दो पहले, क्या कि एक प्रीव्यू बटन से आप चेक कर लो सही भरे हो या नहीं। उसके बाद एक बटन नीचे आता, आई हियर बाय डिक्लेरेशन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आई एम सबमिटिंग ऑन माय बिहाफ, आता है कि जो भी आप भर रहे हो वो आपकी गलती है, कहीं आप पीपीयू आपका हेडर नहीं संभालेगी, फिर दौड़ते रहो यूनिवर्सिटी अपना काम सही करवाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, चेक बॉक्स से जाता है। तो चेक बॉक्स कितना डालना है, रेडियो बटन कितना डालना है, अच्छा कोई बताएगा? यस, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या अंतर है, प्लीज आप बताइए। और सुनना ढंग से, फिर मैं तुमसे पूछूंगा उसके बाद। हाँ, रेडियो बॉक्स में तो टू वैल्यू होता है, तो उसको एक टू में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। सेटअप जैसे में चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन का सिलेक्शन। now please explain. दो बटन मेल और फीमेल, उसमें किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसमें सब मल्टीपल चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन, देखो इसको तुम ऐसे बताना, कभी कोई पूछे कि रेडियो बटन में सर वी कैन सेलेक्ट वन फ्रॉम द चॉइस लिस्ट, एक आप चॉइस लिस्ट से चॉइस को चूज कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ चेक बॉक्स यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल एट वंस स्टैंड, एक साथ आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं, और रेडियो बटन में एक ही कर सकते हैं। तो डिजाइन फेज में क्या होता है कि कितने जो आप पेज डेवलप करने जा रहे हैं, यूजर इंटरफेस कैसा होगा, फ्रंट एंड कैसा होगा, फ्रंट एंड वैलिडेशन के बारे में पता है? यस, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट दो प्रकार के वैलिडेशन होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या अंतर है, क्या प्लान आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन? बट प्लीज आप बताओ, बताओ ये सब चीज, कल इंटरव्यू दोगे, कल कहीं सेलेक्ट होगे विप्रो में, टीसीएस में, कहीं भी। नहीं पता है, बैठ जाइए। कौन बच्चा बताएगा? तुम बताओ, तुम बताएंगे। जब क्लाइंट साइड बताओ, तुम ध्यान से सुनना, जब ये बोलेगा मैं आपसे से पूछूंगा फिर। से क्लाइंट साइड वैलिडेशन में हम फॉर्म करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, उसमें वैलिडेशन पूछते हैं कि वन कैरेक्टर होना चाहिए, वन कैपिटल लेटर होना चाहिए। मैं किसी से पूछ सकता हूँ, ब्लैक कैप, ध्यान दोगे, विनायक बोलेगा मैं फिर पूछूंगा आपसे, बोलो। हाँ सुन लिए, मतलब पासवर्ड वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, सही बोले, बहुत हद तक सही बोले। सर क्लाइंट साइड वैलिडेशन में Please. जो क्लाइंट साइड जो हम लोग को इंटरफेस मिलता है सर कोई भी एप्लीकेशन का, उसमें जो हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं वो हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाता है। और सर्वर साइड वैलिडेशन कहने का मतलब है कि जब वो डेटा मेरा सर्वर पे जा रहा है उस केस में जो हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे वो हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन कहलाएगा। ठीक है, कैप में ब्लैक कैप, चलिए सुने हैं आप, ये बोलेगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, बताइए। क्लाइंट साइड होगा सर, जैसे क्या करता है तेज बोलो, तेज बोलो, सुनने दो, बोलो। अच्छा चलो इसे बात छोड़ो, बोलो।
क्लाइंट साइड में जैसा कि जैसे पता है मेल हो या पासवर्ड उसमें कोई स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे स्ट्रिंग जैसे डालते हैं जैसे कि @ डालते हैं वो मतलब जो बनाता है वो क्लाइंट के लिए होता है। पासवर्ड में मैंने स्टडीज को डालेंगे जैसे आर कैपिटल डाल के बाकी सब उसमें स्पेशल डाल दी कि कैपिटल आर होगा तब ये वो पासवर्ड लेगा नहीं तो नहीं लेगा। ओके, सुन रहे हो? इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, फ्रंट एंड वैलिडेशन इज कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बैक एंड वैलिडेशन इज कॉल्ड, छोटा सा लाइन इसी में खींचे तीरा खींचा तीरा ये बता देते ज़्यादा तो आइए आपका स्वागत है। हाँ, तो फ्रंट साइड वैलिडेशन क्या कहलाएगा? फ्रंट साइड वैलिडेशन क्लाइंट साइड, और जिसको बैकएंड वैलिडेशन बोल सकते हैं या डेटाबेस वैलिडेशन, बैकएंड बोलो तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस भी होता है और लैंग्वेज भी हो जाता है, दोनों चीज हो जाता है। तो बैकएंड वैलिडेशन इज कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन, और जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है जो फ्रंट एंड पे करते हैं वो क्या होता है? फ्रंट एंड वैलिडेशन। भाई क्लाइंट साइड वैलिडेशन बात देखिए, तो डिजाइनिंग में क्या करते हैं कि डिजाइनिंग में जो डिजाइन आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है कि जिसमें केवल फ्रंट एंड पे ही स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है। आप क्लाइंट साइड में जब जैसे सिंपल सी बात समझना, तुम लोग रोज यूज करते हो, जीमेल ओपन करते हो रोज, फेसबुक तो खैर करते ही होगे, तो जीमेल में यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर रहे हो, अगर क्या गलत है या दैट इज नॉट रिलायबल तो ले लेगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर्वर साइड वैलिडेशन, क्योंकि आपका डेटा सर्वर से जाकर मैच किया जा रहा है कि आप एक्चुअल यूजर हो या नहीं हो, एक्चुअल यूजर हो या नहीं हो। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब ये हुआ जब आप फॉर्म भर रहे हो, ध्यान देना, आप फॉर्म भर रहे हो, उसमें कहा गया कि कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। आप फॉर्म भरते हैं, हम लोग भी भरते हैं सब लोग, तो क्या उस जो बाउंड्री लिमिट है कि 21 साल से नीचे का बच्चा उस फॉर्म को भर सकता है? आप जहां 21 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम होना चाहिए 35, वहां 20 इनपुट करेंगे तो क्या वो लेगा? दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। उसके बाद जैसे और बताता हूं, आप फोटो अपलोड करते हो, कोई फॉर्म भरते हो, अगर अपलोडिंग द फोटो, उसमें कहा जाता है कि इसमें जो साइज एक्वायर होना चाहिए दैट इज 20 KB, 30 KB, 40 KB होना चाहिए। बट आप उसमें जो इनपुट कर रहे हो इमेज, जो इनपुट आप उसमें कर रहे हो इमेज, वो मोर देन 40 KB आप कर रहे हैं, तो क्या वो लेगा? दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। दिस इज कॉल्ड कि जो उस स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स को जो डेटा चाहिए वो आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और जहां डेटा को बैकएंड से जाकर मैच कराया जाता है, अंदर से जाकर जहां मैच कराया जाता है, डेटाबेस से मैच कराया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सर्वर साइड वैलिडेशन। ओके, एनी डाउट? ओके, तो डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन में ये करते हैं कि जो चाहिए, जो हमें एनालिसिस होने के बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसे आप बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन आप काफी हैवी वेट कर देंगे, काफी हैवी वेट, और आपका वेब सर्वर अगर वीक रहेगा तो क्या वो वेब एप्लीकेशन चलेगा? तो जैसे ही चलना शुरू करेगा क्रैश कर जाएगा, जैसे चलना शुरू करेगा वेबसाइट बैठ जाएगी। तो आपको डिजाइन में हर हार्डवेयर कंसिडरेशन को भी ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर कंसिडरेशन को भी ध्यान देना है,
कि whatever you are using hardware configuration that is exactly suitable for your existing application or candidate application. Okay, it is suitable for existing application, but when we are creating the candidate application for that particular project, the configuration should be changed. आप जब नई चीजें लेते हो घर में, जैसे कोई पुरानी फ्रिज रखी हुई है, आप जब नई फ्रिज लेते हो तो यू वांट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। आप हाई लेवल लेना चाहते हो कि डबल डोर हो, ट्रिपल डोर हो, और जितनी उसमें एडवांटेजेस को जितना ऐड किया जा सके। ट्रिपल डोर भी आता है हम देखे थे उतने। हाँ, एक फंक्शन था मुझे कॉलेज का जब पढ़ रहे थे दिल्ली में, धौलाकुआं पास है रोड में, दिल्ली हाईवे, मौर्या सेलेक्टर होटल, हम लोग को कॉलेज की तरफ से लेके आया गया था। वहाँ देखे तो हम तो चौंक गए, लेकिन अब जो है तो है क्या है। तो डिजाइन फेज में हम लोग क्या करते हैं, सारे एस्पेक्ट को, वी आर स्टडिंग द होल एस्पेक्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। आप लोग को पता होना चाहिए कि कंपनी में आर्किटेक्चर भी होता है सॉफ्टवेयर का। ही और सी जो भी रहे इज आर्किटेक्टिंग द सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्टिंग का मतलब होता है कि आप कौन सा लाइट वेट यूज करें, कौन सा हैवी वेट यूज करें। कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे हम जावा का एप्लीकेशन बना रहे हैं, जावा को हम बैकएंड के तौर पे यूज कर रहे हैं। बैकएंड बिजनेस लॉजिक समझ रहे हो कि आप लोग क्या होता है। हर कंट्रोल में लिखा है। जैसे हमने बैठ जाइए, जैसे हमने सबमिट बटन दिया, सबमिट बटन को क्लिक किया, वी प्रेस द सबमिट बटन और एंड योर डेटा ट्रांसफर्स टू द बैक सर्वर, मतलब डेटाबेस या बैकएंड। तो जो उसके लिए कोडिंग लिखी जाती है ना, उसको हम लोग बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। इसको और आसान सी भाषा में समझा दें जो एकदम दिमाग में घुस जाए। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते होगे, ऑनलाइन फॉर्म या गवर्नमेंट का एग्जाम का फॉर्म, तो उसमें देखते होगे कि आप पहले कंट्री सिलेक्ट करते हो तो वहाँ 50 कंट्री का नाम आ रहा है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए। तो आप इंडिया सेलेक्ट करते हो, फिर स्टेट में आ रहा है पूरे भारत के 35-36 राज्य का नाम आ रहा है, उसमें आप सेलेक्ट करते हो बिहार, यूपी। कोडिंग लिखा जाता है भाई, वो बिजनेस लॉजिक में कैसे आप मैनुअली कर लीजिएगा। मैनुअली आप कर सकते हो ऑप्शन वैल्यू के तहत, लेकिन आपको कोडिंग डालना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी सिलेक्ट कर ले, आपको बिहार क्या, बिहारी को क्यों करेंगे, आउट ऑफ 36 स्टेट बिहारी सिलेक्ट क्यों हो, केंद्र शासित प्रदेश को नहीं जोड़ोगे। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया, भोजपुर, आरा, बक्सर, बेगूसराय, जो भी है उसको आपने सेलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट, आपने जो भी ब्लॉक सेलेक्ट किया उसको, तो चारों सेलेक्ट किया। जो आप सेलेक्ट करके सबमिट करते हो वो फॉर्म आगे बढ़ता है कि दूसरा तीसरा बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। जो हम कोडिंग से जो करवाना चाहें वो कोडिंग हमारा करे, जो हमारा कोडिंग करे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। यही बात हुई बिजनेस लॉजिक, ठीक है। हाँ, तो डिजाइनिंग फेज में सारा कुछ हम लोग कंसिडरेशन क्या आज करते हैं, डिजाइनिंग फेज में सारा कंसिडरेशन हम लोग करते हैं, सारा कंसीडर करते हैं डिजाइनिंग फेज में, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग फेज के बाद आता है कोडिंग। डिजाइनिंग फेज के बाद बताओ, तो डिजाइनिंग फेज आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सब देती है, लेकिन उसका वो यूजर को ऐसा लगता है अच्छा लगे, वो तो आपको क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट बोलेगा उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो उसको वो भी तो डिजाइनिंग में ही, तो डिजाइनिंग में वो एनालिसिस में आएगा, वो एनालिसिस में सब सुपर बैठते हैं इस चीज के लिए, कौन सा कलर डालना चाहिए वेब एप्लीकेशन में, कि सबमिट बटन गोल हो कि चौकोर हो, एक एक चीज पे चर्चा चलती है। हमने क्या बोला, कोडिंग 1 साल का प्रोजेक्ट है, कोडिंग को मिलता है 1.5 से 2 महीने बस। 1 साल तक का प्रोजेक्ट, बैंकिंग का प्रोजेक्ट सालों साल चलता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल। वहां 1000 टेबल है, कितना टाइम लगेगा।
तो कोडिंग में तो पता ही है, कोडिंग के तो सब मास्टर ही हो यहाँ बैठे क्या। तो लेट क्यों हो गया? कोडिंग में क्या करते हैं? कोडिंग तो बता सकते हो। We are developing the logic. We are developing the logic. We are writing the business codes. We are writing the business codes. मैंने कोडिंग का मतलब मेन ये होता है कि एप्लीकेशन चाहता क्या है। आप कभी कभी देखोगे एप्लीकेशन चाहता क्या है। एप्लीकेशन में होता है कभी कभी कोड में क्या, डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता। डुप्लीकेसी शुड नॉट बी अलाउड बाय द कोडिंग प्रोसेस। डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं किया जाता। कोडिंग में सारा चीज होता है, कोडिंग के अंदर ही होता है टेस्टिंग। कोडिंग के अंदर क्या होता है? टेस्टिंग। यूजर एंड पे जो टेस्टिंग होती है, यूजर एंड पे टेस्टिंग होती है। यूजर एंड का मतलब जो डेवलपर ने कोडिंग लिखा, डेवलपर ने कोडिंग लिखी, पहला टेस्टिंग डेवलपर खुद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है यूनिट टेस्टिंग। वो अपने प्रोजेक्ट को खूब टेस्ट करता है कि जो हम कंपोनेंट बनाए हैं वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके काम को करवाया जाता है, उसके काम को करना। तो पहला टेस्टिंग कौन करता है? खुद जो कोड को लिखा है, खुद जिसने कोड को लिखा है वही करता है। पहला पानी है किसी के पास? वो पानी नहीं रखते हो जी? घर का पानी है। कॉलेज का फिल्टर अच्छा पानी दे रहा है। अब बन गया, अब बन गया। ओके, तो पहला कोडिंग, पहला टेस्टिंग कौन करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर इटसेल्फ। उसके बाद प्रोजेक्ट आता है, कोडिंग के बाद आता है प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में। कोडिंग के बाद प्रोजेक्ट किसमें आता है? टेस्टिंग क्या होता है बताओ, क्या नाम है उसका? गौरव। गौरव, टेस्टिंग क्या होता है? प्रोग्राम को क्या सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए बचते हैं क्या तो टेस्टिंग नहीं होता वो करता है। उसमें देखना होता है कि क्या एरर है। अगर एरर नहीं आ रहा है तो जो कोड लिखा क्या वो कितना एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी कि कितना उसका कम टाइम लगता है। अगर ये कोडिंग हम लेंथी कर देंगे, आप वर्क लेंथी कर रहा है प्रोजेक्ट तो फुले में ले चलेगा और उसको यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, तो ये सब हो सकता है। टेस्टिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टेस्टिंग काफी लंबा प्रोसेस है, पूरी टीम रहती है टेस्टिंग की। डेवलपर अगर 100 लोग हैं तो टेस्टिंग में 50 लोग रहते हैं। एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसका सर उसके बाद मैंने समझा है उसके बाद नहीं। हम इस बात नेट की स्पीड यहाँ बहुत स्लो है। मोबाइल का थोड़ा स्पीड काम करता है, नहीं स्पीड नहीं होता है। तुम लोग
लोग कितने तक रुकोगे? वही। अच्छा, रोल नंबर बता देना। बैच हुआ मतलब 444 है ऊपर। अभिषेक कुमार 1-2 में कोई है? अब बैच 1 में अभिषेक कुमार ठाकुर है। और कोई बच्चा? 1 से 10 कौन है? अभिषेक ठाकुर, अमन वर्मा और हाँ जी पीछे 1 से 10 में कौन कौन बच्चे हैं? 10 से 20 गौरव कुमार रिजेक्टिव हुआ है। 10 से 20 और कौन कौन बच्चा है? 20 से 30 बस एक ही बच्चा है। 20 से 30 केवल 21 और कोई? 30 से 40 31 निखिल 37 और 39 और 40 से 50 50 से लेके लास्ट तक 50 से 56 55 कौन है? आप हैं। ओके नेक्स्ट आ गया बैच 2, जल्दी बोलो। बैच 2 में कौन कौन है? 1 से 10 7 और 10 से 20 13 15 16 20 से 30 20 से 30 ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। बैच 2 20 कितना बोले आप? 23 और 20 से 30 30 से 40 33 36 और कितना बोले? 42 के बाद 31 आप बैच 1 में है। सौरभ और किसी बच्चे का छूट रहा है अटेंडेंस? कोई बच्चा 21 है। विनायक काउंट करो कितने बच्चे हैं? पक्का? विनायक ये मुझे बता दो क्या रेखा उसका सर क्या